अच्छा। देखिए आज का लेक्चर वैसे हमारा ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, मुख्तसर है। लेक्चर में हमने अभी तक पिछले क्लास में हमने कुछ सेट को कन्वेक्स साबित करना या ये जिस तरह हमने अभी ये क्वेश्चन किया था ना पिछली क्लास में कि ये सेट एस जो है ये एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू आर, इसको हमने कन्वेक्स साबित करना था। इस सेट में जो फंक्शन है वो बज़ात खुद कन्वेक्स है, हमने इस सेट एस को कन्वेक्स साबित करना था। ठीक है? तो हमने फिर इसको कन्वेक्स साबित किया। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और सेट था इस क्वेश्चन में। इसमें जो ये फंक्शन हमने लिया हुआ था ना कि x1 log ऑफ x1 प्लस x2 log ऑफ x2, ये भी अब फंक्शन हमारे पास कन्वेक्स है। हमने सेट को कन्वेक्स साबित करना था, लेकिन सेट एस के लिए हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि सेट एस को हम उसी तरह इस क्वेश्चन के मुताबिक, ये जो अभी आप ये जो मेरा कर्सर जिस पर चल रहा है, इसी तरीकेकार के मुताबिक आप इस सेट एस को कन्वेक्स साबित कर सकते हो। लेकिन ये फंक्शन वैसे कैसे कन्वेक्स है? मतलब आपको इस क्वेश्चन में तो ये कहा गया है ना कि ये जो सेट एस है, जिसमें x1 log ऑफ x1 प्लस x2 log ऑफ x2 ये लेस देन और इक्वल टू 2 है, इस सेट एस को आपने कन्वेक्स साबित करना था। लेकिन इसमें जो हमने फंक्शन लिया हुआ है, ये कैसे कन्वेक्स है? तो ये इस तरह कन्वेक्स है कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक थ्योरम करवाया था विदाउट प्रूफ का, ये वाला थ्योरम। इस पर मेरा कर्सर भी अभी आ रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करते हों और कंटिन्यूस भी करते हों, तो वो फंक्शन कन्वेक्स होगा अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि उसकी जो हेशियन मैट्रिक्स है, हेशियन मैट्रिक्स क्या होती है? हेशियन मैट्रिक्स को भी मैं जरा रिकॉल कर लेता हूँ। हेशियन मैट्रिक्स में हमारे पास, ये जनरली मैं हेशियन यहाँ पर हेशियन मैट्रिक्स में हमारे पास अगर फर्ज करें n वेरिएबल्स हैं, तो पहले रो में उस n वेरिएबल्स के निस्बत पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। फिर दूसरे वेरिएबल की निस्बत से पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, डबल पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। मतलब यहाँ पर होगा अगर t1 है तो इस जगह पर डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1, फिर यहाँ पर डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t2 एंड देन t1। और इसी तरह करते करते ये tn मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ये tn है कि डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tn एंड देन t1। ठीक है? इसी तरह सेकंड रो में हमारे पास, ये सेकंड रो में हमारे पास अगर t2 वेरिएबल है तो इस जगह पर ये मतलब सेकंड रो में पहला जो एलिमेंट होगा वो डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 एंड देन t2, फिर इसी तरह t2 स्क्वायर। इसी तरह हम करते जाते हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास बस डबल पार्शियल मतलब दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल के केस में हेशियन मैट्रिक्स होगा फाई और डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन y, और डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमारे पास हेशियन मैट्रिक्स होता है। तो एक फंक्शन को अगर आपने हेशियन मैट्रिक्स की निस्बत से कन्वेक्स देखना है, तो उसका तरीकेकार यही है कि आप पहले उसकी हेशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें। अगर उसका डिटर्मिनेंट सेम डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y के प्रोडक्ट के माइनस ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव के स्क्वायर के इसके बराबर आ रहा है, और फिर दूसरे केस में ये जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फाई डबल एक्स और फाई डबल वाई, ये नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है? ये नॉन नेगेटिव हैं, तो इस केस में मतलब नॉन नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो नहीं है, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी अगर साबित हो जाए तो इस केस में फिर ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा? कन्वेक्स होगा। अगर आपने फंक्शन की कन्वेक्सिटी बस चेक करनी है, तो फर्ज कर दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। जब भी आपके पास दो वेरिएबल या दो का फंक्शन हो, आपने उस दो वेरिएबल की फंक्शन की कन्वेक्सिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देख लें कि उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ रहा है। अगर उसका डिटर्मिनेंट ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव के प्रोडक्ट के आ रहा है और मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स के स्क्वायर और फिर इनके डिफरेंस के बराबर आ रहा है, तो और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि डबल पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो नॉन नेगेटिव आ रहे हैं, तो इस केस में फिर ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? कन्वेक्स होगा। तो जो बात हम कर रहे हैं कि अब बात तो ये कि इस सेट एस को कन्वेक्स साबित करना है, लेकिन इसमें जो ये फंक्शन है हमने लिया हुआ है x1 log ऑफ x1 प्लस x2 log ऑफ x2, वेरिएबल इसमें दो हैं x1 और x2, आया ये बजाते खुद कन्वेक्स है या नहीं? तो इसको उसी थ्योरम के मुताबिक ले लें। इसकी जो हेशियन मैट्रिक्स होगी, मतलब जब हम अगर फर्ज करें इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है? तो जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे, तो मतलब ये तो जीरो हो जाएगा और इस पर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। इससे जो भी नतीजा आता है उससे अगर आप दोबारा उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना x1 की ही निस्बत से, मतलब इस f ऑफ x1 x2 का आप डबल पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x1, तो यहां पर फिर क्या आएगा? x1 आ जाएगा।
1/x1 सॉरी। और अगर आप इसी पर फंक्शन f का डबल पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x2, तो ये 1/x2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव की। और ये दोनों एलिमेंट्स क्यों जीरो होंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर फर्ज करें, पहले हमारे पास आएगा यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 आएगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 जब आएगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव अपनी जगह पर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव पार्शियल जो भी आएगा, लेकिन ये फंक्शन फिर x2 का रहेगा। x2 का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये बात? आप असल में खुद, ये मैं डिटेल में ज्यादा इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स इस क्लास की ड्यूरेशन है, तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर इस पर वक्त लगेगा थोड़ा, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पर जीरो क्यों आ रहा है, इधर जीरो क्यों आ रहा है, या 1/x1 क्यों आ रहा है, और यहाँ पर 1/x2 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसकी जो अब ये इसका हेसियन मैट्रिक्स है, जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा ना, लेकिन जीरो भी तो एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जीरो स्क्वायर, और बाकी ये प्रोडक्ट तो अपनी जगह पर होगी माइनस दिस। और एक और बात, ये जो मेन पहली प्रॉपर्टी तो उससे ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी प्रॉपर्टी मेन बात है ना कि आया ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव है या नहीं। तो देख लें आप, डबल पार्शियल डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव इसलिए है कि यहां पर 1/x1 आ रहा है, यहां पर 1/x2 आ रहा है। ठीक है, तो 1/x1 जब हमारे पास ये आया तो देखें 1/x1, x1 बजात खुद क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1/x1 भी पॉजिटिव होगा, x2 भी पॉजिटिव वैल्यू है तो 1/x2 भी पॉजिटिव होगा। मतलब यहां पर जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी कानून के मुताबिक मतलब हमने कहा कि चूंकि इस फंक्शन f की जो हेसियन मैट्रिक्स है वो दो प्रॉपर्टीज उस थ्योरम की सेटिस्फाई कर रही है, तो इसी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन f कन्वेक्स है। बाकी रही बात इस सेट एस को कन्वेक्स साबित करने वाली बात, तो ये बिल्कुल हू बहू इस क्वेश्चन वाला तरीकेकार है जिस पर मैंने अभी लाइन लगा रहा हूं मैं, ये जो कर्सर जिस पर मेरा आ रहा है, हू बहू इस सेट एस को आप उसी तरह कन्वेक्स साबित कर सकते हैं। इसमें जो मेन बात यही थी, या मेन कंफ्यूजिंग बात यही थी कि ये फंक्शन एफ कैसे कन्वेक्स है। तो फंक्शन एफ कैसे कन्वेक्स है, तो ये मतलब ये आपने उसी थ्योरम को आपने इस्तेमाल करके आपने करना होगा उस, और वो जो थ्योरम है, ये थ्योरम चूंकि इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है, ये थ्योरम भी हमने विदाउट स्टेटमेंट हमने कोट किया है क्योंकि इसकी प्रूफ की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। तो इस थ्योरम को अगर आपने नोट्स प्रिंट किए हुए हैं तो इस थ्योरम को आप जरा हाईलाइटर की फॉर्म में जरा हाईलाइट करें, इस थ्योरम को आप जरा हाईलाइटर से हाईलाइट करें अगर आपने नोट्स प्रिंट किए हुए हैं, क्योंकि ये थ्योरम आगे भी बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम का नाम नहीं है तो हम इस थ्योरम को फिर कोट भी नहीं कर सकते आगे जाकर, तो इसलिए जरा हाईलाइटर को से अगर मुमकिन हो तो जरा इसको हाईलाइट कर लें, या इवन पीडीएफ में भी इस तरह आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये पेंसिल का साइन है, इस पर आप क्लिक कर लें और थोड़ा इसको हाईलाइट कर लें और इसी पीडीएफ को फिर सेव कर लें। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये थ्योरम फिर आगे जाके इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो रही बात इस सेट एस को कन्वेक्स साबित करने की बात, तो ये हू बहू आप इसी क्वेश्चन के मुताबिक मतलब जिस तरह इस सेट एस को कन्वेक्स साबित किया, आप इसको भी कन्वेक्स साबित कर लें। ठीक है जी, तो अच्छा, फिर हमारे पास ये थ्योरम है। अब थ्योरम हमारे पास ये है कि ये 1 से लेकर n तक हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन है, मतलब एफ आई, ये f1 f2 fn, ये हमारे पास फंक्शंस हैं जो कि कन्वेक्स हैं। हमने इन फंक्शन का जो मैक्सिमम होगा उसको कन्वेक्स साबित करना है। अब देखें, मैं जरा वर्ड को भी आप यहाँ पर ओपन करता हूं। यहाँ पर अब मैं एक आपको वर्ड को जरा ओपन कर लूं कि मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन से क्या मुराद है। मेरा मकसद आपको ये बताना है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ इस लैपटॉप, चूंकि दूसरा लैपटॉप है तो शायद इसके वर्ड में शायद कोई इशू है। खैर, मैं आपको ये बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन एफ है, ठीक है, अगर ये आपके पास एक फंक्शन एफ है,
और ये आपके पास एक फंक्शन g है। तो अगर आपको से कोई पूछे कि इस फंक्शन f और g के मैक्सिमम से क्या मुराद है, मतलब जब भी आपसे कोई ये पूछे ना कि इस फंक्शन f और g के मैक्सिमम से क्या मुराद है, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि इसके मैक्सिमम से मुराद ये है कि अगर हम फंक्शन f और g का मैक्सिमम लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमने एक वैल्यूज चेक करनी होगी। वैल्यूज कैसे चेक करनी होती हैं वो फिर हम वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी किस टाइम हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आया जब आपसे कोई बोले कि ये फंक्शन आपके पास मैक्सिमम है यानी ये इसमें क्या बात है, तो देखें असल में जब भी आपसे कोई पूछे कि फर्ज करें एक फंक्शन एफ और जी है, इसके मैक्सिमम से क्या मुराद है, आप एक ऐसा करें, एक ग्राफ ड्रा कर लें। ग्राफ ड्रा कर लें, फर्ज करें ये मेरे पास एक फंक्शन एफ का ग्राफ हो गया और ये मेरे पास फर्ज करें एक फंक्शन जी का ग्राफ हो गया। तो जब भी आपसे कोई बोले कि इस फंक्शन एफ और जी के मतलब मैक्सिमम से क्या मुराद है, तो आपने बताना होगा कि मैक्सिमम ऑफ एफ एंड जी इज सम पॉइंट ऑफ एफ एंड जी। मतलब बात यह है कि इन दोनों फंक्शन का जो मैक्सिमम होगा वो एक मुश्तरका इन दोनों का एक पॉइंट होगा जहां पर इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मतलब मैक्सिमम ऑफ दो फंक्शंस का आप जब भी लेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि आपने एक ऐसा पॉइंट देखना होगा एफ और जी का जहां पर इनकी वैल्यू हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम हो, इनका एक मुश्तरका पॉइंट आपने देखना होगा। ठीक है, तो यहां पर जब हमारे पास एन फंक्शंस हैं तो इनका मैक्सिमम अब हमारे पास जो भी आता है, लेकिन हमने इनके मैक्सिमम को भी बजाते खुद कन्वेक्स साबित करना है। तो देखें हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इस फंक्शन एफ आई ये जो का जो मैक्सिमम है इसको फंक्शन एच का नाम दे देते हैं। और हमने वही बात ना इसको कन्वेक्स साबित करना है, तो कन्वेक्स साबित करने के लिए ये प्रॉपर्टी ये है हमारे पास। लेकिन एच ऑफ लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू एट लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई, इसके बराबर होगा हमारे पास। ठीक है ना। लेकिन फंक्शन एफ आई जितनी भी है एफ वन से लेकर एफ एन तक ये सारे बजाते खुद क्या है, मैक्सिमम है हमारे पास, सॉरी कन्वेक्स है हमारे पास। तो जब ये सारे कन्वेक्स हैं, मतलब जितनी भी आपके पास ये जो फंक्शन एफ वन से लेकर एफ एन तक ये फंक्शंस हैं, ये अगर कन्वेक्स हैं तो इनका मैक्सिमम भी कन्वेक्स होगा। मतलब ये है कि अगर फंक्शन एफ आई मतलब एफ वन एफ टू से लेकर एफ एन अगर ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, वो कन्वेक्सिटी वाली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनका मैक्सिमम भी कन्वेक्सिटी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, हर सूरत करेगा। ये रिजल्ट के मुताबिक भी होता है। लेकिन अगर जब भी हम एक फंक्शन मुख्तलिफ लेंगे एफ वन से लेकर एफ एन तक, अगर वो फंक्शंस बजाते खुद कन्वेक्सिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो उनका मैक्सिमम भी हर सूरत कन्वेक्सिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमने जरा इसको ओवरऑल मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर ये इनइक्वालिटी साबित हो रही है तो ये मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन विल बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो अब लेमडा तो चूंकि हम कांस्टेंट है वो हम मैक्सिमम से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम वन माइनस लेमडा और लेमडा जब इस मैक्सिमम से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर ये मैक्सिमम थोड़ा मिस हुआ हुआ है, इसको जरा नोट कर लें। जब हम लेमडा और वन माइनस लेमडा इस मैक्सिमम से बाहर निकाल देंगे तो ये मैक्सिमम ऑफ फंक्शन एफ आई और ऑफ एक्स और एफ आई ऑफ वाई बच जाएगा। मतलब ये बन जाएगा एच ऑफ एक्स और ये बन जाएगा एच ऑफ वाई। मतलब अगर आप देखें तो ये एच ऑफ लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई ये लेस देन इक्वल टू आ रहा है लेमडा एच ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लेमडा एच ऑफ वाई। मतलब एच फंक्शन भी कन्वेक्सिटी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, और यही हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ है। अब इसी तरह एक और हमारे पास नतीजा है, नतीजा एक और थ्योरम है हमारे पास। वो रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास एक फर्ज करें एक पॉजिटिव इंटीजर है r विच इज लेस देन इक्वल टू सम इंटीजर n, और हमने फंक्शन g इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि इट इज इक्वल टू द सम ऑफ r लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ x। हमने साबित ये करना है कि फंक्शन g जो है वो कन्वेक्स है। लेकिन यहाँ पर देखना ये जरूरी है कि इस फंक्शन में ये जो लार्जेस्ट वाली बात है इससे क्या मुराद है। देखें लार्जेस्ट से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन g है उसकी वैल्यू है फर्ज करें 0 1 -2 और 4।
देखिए, और n इसमें मतलब 4 वैल्यूज है। n हमारे पास क्या है, 4 है, और r अब मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। n 4 के बराबर और r 2 के बराबर है मेरे पास। तो देखें, जब यहां पर ये बताया गया कि इट इज फंक्शन g इज इक्वल टू सम ऑफ r लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ x, तो यहां पर n अगर 4 है और r 2 है, तो मतलब सम ऑफ 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ x। मतलब यहां पर हमने कहा हुआ है कि सम ऑफ r लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ x, n 4 है। अगर हमने फर्स्ट, ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, n 4 है, r 2 है, तो जब बोला हुआ है ना कि आर लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, तो मतलब ये है कि टू लार्जेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स, टू लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब एन 4 है और आर 2 है। तो जब कहा गया कि सम ऑफ आर लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब सम ऑफ टू लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स। और टू लार्जेस्ट एलिमेंट्स यहां पर कौन से बनते हैं, एक 1 बनता है और एक 4 बनता है। तो इस केस में मतलब ये फंक्शन आएगा 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। ये मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि अगर फर्ज करें आपके पास n4 हो, r2 हो, और ये चार वैल्यूज आपको गिवन हो, तो फंक्शन g जिस तरह डिफाइन है, तो उसका मतलब यही होगा कि सम ऑफ टू लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ x। तो दो सबसे बड़े एलिमेंट्स यहां पर कौन से हैं, ये -2 है, तो 0 भी छोटा है, -2 भी छोटा है, 1 और 4 दो बड़े एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों का सम जो होगा वो फंक्शन g के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। और 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5, मतलब g of 0 1 minus 2 4, according to this question definition it is equal to 5। ठीक है। और इसी तरह अगर फर्ज करें, ये सेट है हमारे पास, x की जो वैल्यूज हैं, x1 x2 sn है, ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं। अगर फर्ज करें मैं सेट f डिफाइन करता हूं, अगर r को 3 लिया जाता है, तो ये बराबर होगा x1 x2 के और x3 के। मतलब सेट एस में जो एलिमेंट, अगर R3 है तो सेट एस में एलिमेंट्स होंगे x1 x2 x3। एस क्या है, एस भी इसका मतलब सबसेट होगा, x1 x2 xn, ये एक सेट की फॉर्म में लेके, तो एस इसका सबसेट होगा। अगर R की वैल्यू है 2 3 4, तो फिर ये एस सेट बराबर होगा x2 x3 x4। और फंक्शन जी की डेफिनेशन जो मैंने यहां पर लिखा है, उस केस में होगी x1 प्लस x2, अगर ये सेट एस मैंने इस तरह लिया है, प्लस x3। मतलब आपने r को देखना होगा, आपने n को नहीं देखना होगा। n तो एक मतलब ये n टपल ऑफ रियल नंबर है, r की वैल्यू हमेशा n से छोटी है, उसके बराबर होगी। आपने r को देखना होगा कि r की वैल्यू क्या है। तो r की वैल्यू हमारे पास, आर की वैल्यू होगी हमारे पास, फर्ज करें अगर आर की वैल्यू 3 है, तो फिर ये फंक्शन जी जो होगा, फर्ज करें x1 x2 x3, तो फंक्शन जी होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर एस हमारे पास इस तरह के x2 x3 x4, तो फंक्शन जी बराबर होगा x2 x3 x4 के बराबर होगा। अगर आर की वैल्यू फर्ज करें 5 है, अगर आर की वैल्यू 5 है मेरे हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो फिर फंक्शन जी बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 के। ठीक है ना। मतलब ये वैल्यूज n है, तो r अगर 5 है, तो हमने 5 लार्जेस्ट वैल्यूज लेनी होगी और उनका सम बस मालूम करना होगा। ठीक है, यही बस इस फंक्शन की आसान सी डेफिनेशन है, या आसान सा मतलब है, क्योंकि इस फंक्शन के मतलब को जरा समझना जरूरी था। ठीक है, मैं जरा इनको मिटा दूं ताकि अब आपको ये थ्योरम भी क्लियर नजर आए। अच्छा, तो अब फंक्शन जी को बस कन्वेक्स साबित करना है। ठीक है, तो जिस तरह हमने कहा कि फंक्शन जी जो है वो बराबर है सम ऑफ आर लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स के, तो इस तरह हम आसानी के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं। मतलब वही बात कि सम ऑफ आर लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन उसी तरह कन्वेक्स है जिस तरह ये मैक्सिमम को कन्वेक्स साबित किया, जिस तरह मैक्सिमम को कन्वेक्स साबित कर सकते हैं, इसी तरह हम इसी थ्योरम के मुताबिक, क्योंकि ये तो थ्योरम है ना, इस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम इस समेशन को भी कन्वेक्स साबित कर सकते हैं। लेकिन बस आप खाली एक यही लिख लें कि बाय रिजल्ट दिस फंक्शन एफ इज कन्वेक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको फंक्शन एफ को कन्वेक्स साबित करने को नहीं बोला जा रहा, बल्कि आपको कहा जा रहा है कि सम ऑफ आर लार्जेस्ट, मतलब जी को आप लोग कन्वेक्स साबित करें। ठीक है, तो जब पिछले कानून के मुताबिक जब फंक्शन एफ जो है ये कन्वेक्स आ रहा है, ठीक है, तो फंक्शन एफ को जो हमने कन्वेक्स साबित किया, तो
एक्चुअली फंक्शन जी क्या है? फंक्शन जी भी तो असल में इसके आर लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स के सम के बराबर है ना। जब हमने असल में हमने इसको ये ज जब हमने इसको देखा कि ये कन्वेक्स आ रहा है, तो एक्चुअली फंक्शन जी भी एक्चुअली क्या है? मैक्सिमम ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमम ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इसलिए कहा गया है, असल में जब हमने फंक्शन एफ को डिफाइन किया बाय यूजिंग दिस समेशन, हमने समेशन को लेकर फंक्शन एफ को डिफाइन कर दिया। और हमने कहा कि पिछली थ्योरम के मुताबिक फंक्शन एफ कन्वेक्स है, लेकिन फंक्शन एफ का अगर आप लोग मैक्सिमम ले लें तो वो फंक्शन जी बनता है। क्यों फंक्शन जी बनता है? क्योंकि हमें कहा गया है कि सम ऑफ आर लार्जेस्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो हैं वो असल में फंक्शन जी के बराबर है। तो इसी वजह से जब अगर ये फंक्शन एफ जो समेशन की फॉर्म में वो कन्वेक्स है तो इसका मैक्सिमम भी कन्वेक्स होगा। जब इसका मैक्सिमम कन्वेक्स है तो इसका मैक्सिमम असल में फंक्शन जी के बराबर है। तो फंक्शन जी फिर हमारे पास क्या है? वो तो कन्वेक्स है, क्योंकि वो पिछली थ्योरम के मुताबिक ही हम इसे कन्वेक्स मैक्सिमम को साबित कर चुके हैं। ठीक है जी? अच्छा, ये हमारे पास एक मिड टर्म का एक पेपर था। मिड टर्म का पेपर था बड़ा, ये हमें आदिल साहब ने पढ़ाया था, बड़ा कंसेप्चुअल किस्म का पेपर बनाया था। उसमें उन्होंने कहा था, एक पहला क्वेश्चन ये दिया था कि जी1 और जी2 आप लोग ले लें और इसको देखें कि ये कन्वेक्स है या कनकेव। तो वैसे जी1 इसमें कन्वेक्स है, जी2 कनकेव है। इसकी थोड़ी डिटेल काफ़ी है, ये फिर हम करेंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा ट्रिकी था। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप देखें कि ये फंक्शन कन्वेक्स है या मतलब कनकेव है। तो इसको मैंने काफ़ी इस पर सोच की थी, तो ये ज़रा ज़हन में आ गया था। जब मेरा पेपर हो रहा था तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बताऊँ कि ये क्वेश्चन मुझसे हल नहीं हो पा रहा था, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन पर जब सोच की, तो इस क्वेश्चन में जब आप अगर इसकी हेशियन मैट्रिक्स डिफाइन कर लें, तो हेशियन मैट्रिक्स का जो वो थ्योरम है, जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल हूबहू क्लियर, ये एक तरह से क्लियर कट ये फंक्शन एफ जो है वो हेशियन मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था जो थ्योरम में इस्तेमाल की गई थी। मतलब कि डिटर्मिनेंट उसके बराबर होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही थी और डबल पार्शियल डेरिवेटिव भी नॉन नेगेटिव आ रहे थे हमारे पास। तो ये फंक्शन उसके मुताबिक कन्वेक्स साबित होता है। ठीक है ना? मतलब आप वो जो मैंने आपको कहा है ना कि आप ने वो थ्योरम अंडरलाइन कर लें, कर लें, तो उस थ्योरम के मुताबिक आप लोग आसानी से इस फंक्शन एफ को कन्वेक्स साबित कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो डबल पार्शियल डेरिवेटिव आएँगे वो आई थिंक 1/x1 स्क्वायर और 1/x2 स्क्वायर आएँगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँगी हमारे पास, और यहाँ पर वैसे भी x1, x2 पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई हो रही है। तो फंक्शन एफ हमारे पास क्या है? कन्वेक्स होगा उसी हेशियन मैट्रिक्स के थ्योरम के मुताबिक। ठीक है ना? जो मैंने आपको विदाउट स्टेटमेंट करवाया और अभी मैंने आपको अंडरलाइन करने को बताया। बाकी रही बात ये वाला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल असल में इसमें सर ने C1 और C2 को कहा ना कि आप चेक करें कि C1 और C2 कन्वेक्स है या नहीं। तो असल में हमारे आदिल साहब ने और कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये वाला, हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस उन्होंने R की वैल्यू को चेंज कर लिया था। R की वैल्यू उन्होंने मतलब पार्टिकुलर 10 ले ली और एक दूसरे केस में आई थिंक यहाँ पर दूसरे केस में उन्होंने 5 ले ली थी। बाकी ये क्वेश्चन असल में हूबहू वैसे ही था। मतलब आदिल साहब ज़रा अनसीन क्वेश्चन हमारे बनाते होते हैं ना, अनसीन किस्म के क्वेश्चंस लाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बस क्या किया था, आर की वैल्यू 2 सेट्स ले लिए थे। बस आर की वैल्यू एक जगह में 10 और दूसरी जगह उन्होंने 5 ले ली थी। बाकी वो क्वेश्चन नंबर 2 जो पेपर का था, हूबहू बिल्कुल इस तरह सैटिस्फाई होता था। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमने मतलब C1 और C2 को कन्वेक्स साबित किया था, ठीक है? हाँ, जब मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जिस तरह कह रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैंने ये 2 सवालात तो हल कर लिए थे और ये क्वेश्चन मैं हल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मेरे 10 मार्क्स चले गए थे। और इवन ये हमारी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट था, वो उसने हल कर लिया था, बाकी सारे स्टूडेंट इसको हल नहीं कर पाए थे। फिर इसकी काफ़ी डिटेल है, कभी मौका मिले तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपसे ये पेपर भी ज़रा शेयर कर लूँगा आज, ठीक है? तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आप का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो लेट आए